ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का पार्ट है, उसी का एक चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मीन्स मटेरियल में जो स्ट्रेंथ होता है उसके बारे में पढ़ना रहता है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और एक डिजाइन पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का। इसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग देखे थे एक से इसमें 2 पार्ट हम लोग सोल्व कर चुके हैं। मीन्स 1 से लेकर के 75 तक के हम लोग क्वेश्चन लगभग सोल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में इससे आगे सोल्व करने का कोशिश करेंगे। 1 से 75 तक के भी हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन को सोल्व किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 46 से सोल्व करते हुए 75 तक पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल था इसलिए काफ़ी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी टफ हो रहा है, क्वेश्चन तो सोल्व कर ही रहे हैं सब, पर काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते, लंबा हो जाता है। इसलिए इसको हमको छोटा छोटा पार्ट में 1 घंटा का पार्ट बनाने का कोशिश करते हैं कि 1 घंटा जितना सोल्व कर सके उतना सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस पार्ट में फिर हम लोग 75 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। और फिर से जो न्यूमेरिकल आएगा तो 1 घंटा में ही हम लोग सोल्व करते हैं। प्रत्येक वीडियो को 1 घंटा का पार्ट बना करके हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें 75 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। तो इस पार्ट में हम लोग 76 से देखेंगे आएगा जो क्वेश्चन है। तो 76 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इस पार्ट का क्या दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर दिया हुआ है। देन डायमीटर विथ डायमीटर डी एंड लेंथ एल दिया हुआ लेंथ और डायमीटर दिया हुआ डी। करेज कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू, एक लोड दिया हुआ डब्ल्यू एट द सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर पे लग रहा है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेंथ जो होता है किसी बीम का वो किसका प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है सेक्शन मॉडुलस का होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है सेक्शन मॉडुलस का होता है। और सेक्शन मॉडुलस जो होता है सर्कल केस में देखा जाए तो कितना होता है, पाई डी क्यू डिवाइडेड बाई 32, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस जो होता है आई डिवाइड बाई बाई होता है। सेक्शन मॉडुलस जो फॉर्मूला होता है आई डिवाइड बाई मैक्स होता है। और आई जो होता है सर्किल का वो कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d4 डिवाइड बाई पाई d4 बटा 64 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का। और बाई मैक्सिमम जो होता है सर्कुलर सेक्शन का वो कितना होता है, वो d/2 होता है। दोनों का रेशियो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा मेरा, तो पाई d4 डिवाइड बाई 64 डिवाइडेड बाई d/2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 32 आ जाएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो dq आ जाएगा। इस तरह से देखें कि z का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, पाई dq डिवाइड बाई 32। और z जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ का, तो z प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ का, और स्ट्रेंथ जो प्रोपोर्शनल है z का, और z जो प्रोपोर्शनल है किसका, dq का। तो यही पूछ रहा था यहाँ पे जो किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो dq देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, दैट इज dq ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो इस तरह से देखें कि z जो होता है प्रोपोर्शनल होता है मेरा dq का, या z का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, पाई dq डिवाइड बाई 32, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू द सेंटर ऑफ द बीम। कर रहा है कहाँ से, फिक्स्ड एंड से सेंटर पे जा रहा है, फिक्स्ड एंड टू सेंटर ऑफ द बीम इन द फर्स्ट केस, and a uniform distributed load of the same intensity from center of the beam to the free end in the second case. The ratio of the deflection are the 2 cases. The ratio पूछा डिफ्लेक्शन का, इसमें देखो क्या कहने का मतलब है, इसका 2 केस है। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है बंदा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में क्या कर रहा है कि कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है और जो यूडीएल डाला हुआ है फिक्स्ड एंड से लेकर के सेंटर तक डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन अगर हम सी पे निकालते हैं तो मान लिया जाए डिफ्लेक्शन एट कंडीशन 1 हो गया ये। सेकंड केस मेरा क्या कर रहा है, सेकंड केस में क्या कर रहा है, सेकंड केस में मेरा जो कर रहा है कि जो लोड है वो सेंटर से लेकर के फ्री एंड तक है, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो इस केस में हम लोग डिफ्लेक्शन 2 मान लेते हैं। इस केस को अगर हम सिंप्लिसिटी और करें, दूसरा फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ये मेरा बीम है तो ओवरऑल इसको मिलान दें और इसको नीचे से अगर एक डाल दें सेंटर तक के, तो जो ये और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मिस कट जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो बचेगा ये। तो दोनों सेम केस है, इसी का सेम केस है तो इसका del2 हो जाएगा। तो इस दोनों से अगर देखा जाए केस, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखें इस तरह से था फर्स्ट केस में, तो इसका जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा डेल वो कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा इस केस में, तो डिफ्लेक्शन मेरा जो हो रहा है WL4 डिवाइड बाई 8EI
ठीक है। 2L टोटल लेंथ मान लेते हैं, एल हो गया, एल हो गया, टोटल लेंथ 2L मान लेते हैं कैंटिलीवर बीम का। तो इतना हो जाएगा प्लस WL³ डिवाइड बाई 6EI इंटू एल। ये फर्स्ट केस में होगा। सेकंड केस जो मेरा हो गया इस तरह से बन रहा है और एक नीचे की ओर इतना लगा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें del2 हो जाएगा। del2 कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा WL टोटल 2L था, तो 2L का होल क्यूब होल 4 हो जाएगा ना, L है UDL है, तो W2L4 डिवाइड बाई 8EI, ये तो हो गया ऊपर का, और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें, del1 कंडीशन जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों जो डिफ्लेक्शन होगा वो इसका रेशियो पूछ रहा है del1 बाई del2 का। तो दोनों केस देख लिए हम लोग, फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो उसको सोल्व करते हैं। तो del1 बाई del2 का जो वैल्यू आ रहा है del1 डिवाइड बाई del2 का, वो कितना आ रहा है यहाँ से, del1 बाई del2 का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो मेरा 7/41 आ रहा है, दैट इज 7/41। सिंपल कुछ नहीं करना था, इसको सिंप्लिसिटी करना था। सेकंड केस दिया हुआ है, सेकंड केस जो मेरा इस तरह से दिया हुआ था, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए बीम को, इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे लिख दिए, इसको टोटल ओवरऑल लेंथ पे हम लोग UDL डाल दिए और आधा लेंथ पे हम लोग नीचे से लगा दिए मीन्स डाउनवर्ड। तो ये जो पोर्शन हो गया ये बैलेंस हो जाएगा, तो फिर बचेगा यही। इस केस में del2 निकाल लिए हम लोग, फर्स्ट केस ऊपर से जो एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन और अपवर्ड डिफ्लेक्शन दोनों को सम कर दिए, तो मेरा del2 निकल गया। इस तरह से हम लोग उसको सोल्व कर लिया आसानी से। तो 7/41 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ सिंपली सेपरेट बीम कैरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ सिंपली सेपरेट बीम कैरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द सेंटर इज डबल देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। लेंथ जो है वो डबल कर रहा है। द लेंथ ऑफ द सिंपली सेपरेट बीम कैरिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द सेंटर इज डबल देन द डिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर सिंपली सेपरेट बीम है, ठीक है, इस पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है सेंटर पे, द लेंथ ऑफ सिंपली सेपरेट बीम कैरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, मान लिया जब P, ये मेरा A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C पे लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कितना होगा। तो डिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं, अगर डिफ्लेक्शन अगर C पे देखा जाए ड्यू टू पॉइंट लोड, तो हम लोग पीछे भी देखे थे कितना हुआ था, PLQ डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना, तो 48EI होता है। और यही अगर स्लोप पूछता है तो स्लोप कितना होता है इसमें, अगर स्लोप पूछता है A और B पे, तो A और B का ड्यू टू सिमेट्री दोनों बराबर होगा, स्लोप ड्यू टू स्लोप एट A इज इक्वल टू स्लोप एट B, और ये वैल्यू कितना होता है इसका, PL4 डिवाइड बाई 16EI, ये स्लोप होता है। तो पूछ रहा है लेंथ इसमें डबल हो रहा है, लेंथ जो है डबल होता है, तो हम देख लेंगे कि स्लोप जो है प्रोपोर्शनल लेंथ का कितना है, LQ का, तो कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन एट C इज प्रोपोर्शनल टू LQ, डिफ्लेक्शन जो है लेंथ के LQ का प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा, अगर डबल कर दिया जाए तो 2 का पावर 3 मीन्स 2 2 2 8, दैट इज C। कुछ नहीं करना था, जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू इसमें आता है वो बस याद रहना चाहिए, वो कितना होता है PLQ डिवाइड बाई 8EI, सो 48EI। ये अगर स्लोप पूछता है तो स्लोप जो होता है 4 का प्रोपोर्शन होता है, PL4 डिवाइड बाई 16EI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। सर ये अभी जो डिफ्लेक्शन देखे हम लोग, अभी जो डिफ्लेक्शन देखे इसमें डिफ्लेक्शन देखे हम लोग, डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन का तो फॉर्मूला हम लोग सही देखे, डिफ्लेक्शन जो होता है इस पर कितना होगा, PLQ डिवाइड बाई 48EI, बट जो स्लोप होता है स्लोप कितना हो जाएगा, PL² डिवाइड बाई 16EI होता है। यहाँ पे एक कम होता है इससे यूनिट, तो L² होगा इसमें, वो भी गलती से कहते हैं PL² बटा 16EI। जो अगर इस तरह से पॉइंट लोड है तो इसमें स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो PL² डिवाइड बाई 16EI, और जो डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा, PLQ डिवाइड बाई 48EI। यहाँ पर अगर स्लोप पूछता तो इसका 4 टाइम्स हो जाता, बट लेकिन इसमें अगर स्लोप, ये अगर स्लोप पूछता तो स्लोप जो होता, ये स्लोप जो होता वो 4 टाइम्स होता, बट डिफ्लेक्शन जो होगा मेरा वो 8 टाइम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए सिंपली सेपरेट बीम विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू,
सिंपली सेपरेटेड बीम दिया हुआ और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, सब्जेक्टेड टू सेंट्रल लोड इफ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम आर डबल। इसमें विड्थ भी है और डेप्थ भी है, दोनों को डबल कर दिया जा रहा है। देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। अभी हम लोग देखे थे सिंपली सेपरेटेड बीम क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड। सबसे पहले देखता है कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो सेम केस आ रहा है, वही केस है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इसमें विड्थ और डेप्थ दोनों को डबल कर दिया, तभी हम लोग देखे थे डिफ्लेक्शन जो होगा सेंटर पर कितना हो रहा था, PLQ डिवाइड बाई 48 EI होता है। इसमें B और D तो दिख नहीं रहा, तो I का वैल्यू लिखते हैं। I का वैल्यू कितना होता है, BDQ बाई 12, BDQ बाई 12। यहाँ से कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो गया मेरा वो किसका प्रोपोर्शन हो गया, 1/B और DQ का, ठीक है। 1 और BDQ का प्रोपोर्शनल हो गया। तो दोनों जो है वो डबल हो रहा है, दोनों जो है वो डबल हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज कितना होगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और 16। तो जो del 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, चेंजिंग 1/16 टाइम्स चेंजिंग होगा। तो कह सकते हैं कि परसेंटेज में देखा जाए तो 1/16 इंटू इतना परसेंट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, 6.25, दैट इज D। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था। डेल्टा C बराबर हम लोग जानते हैं कि PLQ डिवाइड बाई 48 EI आता है। और I का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर कितना, I का वैल्यू कितना होता है, BDQ बाई 12 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोपोर्शनल जो हो रहा है मेरा BDQ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल C अगर देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, B इंटू DQ का। ये दोनों डबल कर दिया जा रहा है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो चेंजिंग कितना होगा, 1/16 टाइम्स का होगा। तो 1/16 टाइम्स का परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 6.25 आ रहा है। इसका बड़ा लिमिटेड स्प्रिंग पूछ रहा है। लिमिटेड स्प्रिंग कैसा होता है, इस तरह से जो स्प्रिंग होता है ट्रक वगैरह में जो लगा हुआ रहता है उसी को लिमिटेड स्प्रिंग बोलते हैं। ये हो गया लेमिनेटेड स्प्रिंग। तो गिवन द इनिशियल कर्व, बिकॉज इनिशियल कर्व क्यों दिया जाता है इसमें, क्योंकि स्प्रिंग इज मोर इकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए। इट गिव्स यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए नहीं। स्प्रिंग बिकम्स फ्लैट व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू डिजाइन लोड। हाँ, इस पर जब लोड लगेगा, इसको कर्व इसलिए दिया जाता है, इनिशियल कर्व वही बोल रहा है। इनिशियल जो कर्व है इसको क्यों दिया जाता है, जब इस ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट रहता है, इस पॉइंट पे लोड लगता है, तो जब इस पर लोड लगे तो फ्लैट हो, इसीलिए इसको कर्व किया जाता है। डेट सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से लैमिनेटेड स्प्रिंग है। तो फिर से लैमिनेटेड स्प्रिंग ही दिया हुआ है। लैमिनेटेड स्प्रिंग सपोर्टेड एट, सपोर्ट अभी देख के हम लोग कितना था, अगर इस तरह से स्प्रिंग मेरा था, सपोर्ट कहाँ पर था मेरा, यहाँ, और लोड कहाँ लग रहा था मेरा, एंड पे। तो एंड सपोर्ट कहाँ है वो पूछ रहा है। तो सपोर्ट जो है सेंटर पे है, अनलोडेड एट एंड्स। अभी हम लोग देख रहे हैं फिगर से ही, ये सपोर्ट है मेरा, सपोर्ट कहाँ पे है, सेंटर पे। तो सपोर्टेड एट सेंटर ठीक है, और लोडेड एट एंड्स, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। लेमिनेटेड स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू, लेमिनेटेड स्प्रिंग जो हो गया क्या सब्जेक्ट करता है, लेमिनेटेड स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू क्या, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से जो स्प्रिंग है इस पर अगर लोड लगेगा तो ये बेंड करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें आएगा, डायरेक्ट नहीं बेंडिंग स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन इन लीफ स्प्रिंग इज मोर इफ इट्स, डिफ्लेक्शन जो होगा लीफ स्प्रिंग है, तो जो अगर हम टोटल फोर्स देखा जाए तो K इंटू एक्स होता है, एक्स तो हो गया होगा मेरा डिफ्लेक्शन होगा। पूरा डिफ्लेक्शन कब ज़्यादा होगा, किसके रेफरेंस में देखा है कि स्टिफनेस के रेफरेंस में देखना है। तो x इज इक्वल टू एफ बाई के। डिफ्लेक्शन मोर कब होगा, मोर पूछ रहा है जब K का वैल्यू कम होगा, तो स्टिफनेस इज लेस, कह सकते हैं कि स्टिफनेस इज लेस, तब डिफ्लेक्शन मेरा ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरिंग स्प्रिंग ऑफ स्पैन L consist of plate each of the thickness T and width B, thickness T दिया हुआ, width B दिया हुआ। If the spring carries a load W and the modulus of elasticity of the spring is E, then the central deflection इसमें कितना होता है, 3/8 होता है। 3/8 याद रखना है, कैरेज स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होता है 3/8 होता है, दैट इज ऑप्शन ए। यही अगर नॉर्मल स्प्रिंग रहता, अगर नॉर्मल स्प्रिंग के केस में देखा जाए, नॉर्मल स्प्रिंग करने का मतलब इस तरह से जो स्प्रिंग रहता है, अगर यहाँ पे P लग रहा है लोड, तो जो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है कितना होता है, 64
PRQN डिवाइड बाई GD4। इस तरह से स्प्लिटिंग में जो डिफ्लेक्शन होता है 64 PRQN डिवाइड बाई GD4 होता है। यहीं अगर इसको और देखा जाए तो K का निकालना वैल्यू मीन्स स्टेपनेस का, तो स्टेपनेस क्या होता है P बाई डेल। इसका जो वैल्यू निकाला जाए तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो K, तो GD इसका उल्टा हो जाएगा, तो GD4 डिवाइड बाई 64 P नहीं रहेगा RQ इंटू N। ये K का वैल्यू हो गया और ये डिफ्लेक्शन का वैल्यू हो गया नॉर्मल स्पीडिंग में जब इस पर लोड P लग रहा है। तो यही अगर यहाँ से देखा जाए K जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n का। यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि जो n है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका K का। तो कह सकते हैं K जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n का। n क्या होता है नंबर ऑफ, ये होता है नंबर ऑफ कट या नंबर ऑफ, जो ये नंबर होता है उसी का n होता है। तो अगर इसको दो टुकड़ा में बांटेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो डबल हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि अगर एक स्प्रिंग का लेंथ L लिया हुआ है, इसको दो पार्ट में बांट दिया जाए तो जो इसका जो स्ट्रेंथ होगा या फिर जो स्ट्रेंथ स्टिफनेस होगा K का वैल्यू वो कितना हो जाएगा। तो n को 2 पार्ट में करेंगे तो n जो होगा 2 टाइम्स हो जाता है K1 का। इसीलिए ये फार्मूला, ये ट्रिक्स बताएं कि जो K होता है मीन्स स्टिफनेस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n का। तो इस तरह से हम लोग देखे डिफ्लेक्शन करें स्प्रिंग में कितना था 3/8 था, बट उसमें अगर रहता नॉर्मल स्प्रिंग में तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाता, उसमें स्प्रिंग में कितना होता 64। ये याद रखना है PRQN डिवाइड बाई GD4। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है द बकलिंग लोड। बकलिंग लोड क्या होता है, बकलिंग लोड आप लोग जानते हैं क्रिपलिंग लोड या बकलिंग क्या होता है π² EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर, ये होता है बकलिंग लोड। तो बकलिंग लोड फॉर ए गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन, बकलिंग लोड कॉलम पे किस पे डिपेंड करता है वो पूछ रहा है। तो बकलिंग लोड डिपेंड करता है लेंथ पर भी और लिस्ट लैटरल डायमेंशन पे, मीन्स बोथ कर सकते हैं इसका, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा व्हेन द बोथ एंड्स ऑफ ए कॉलम आर फिक्स्ड, दोनों एंड जो है कॉलम का फिक्स है, देन द क्रिपलिंग लोड इज P। इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री देन द कॉलम ऑफ क्रिपलिंग, देन द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड। कहने का मतलब ये है, हम लोग जानते हैं क्रिपलिंग लोड क्या होता है या बकलिंग लोड क्या होता है π² EI डिवाइड बाई L का इफेक्टिव का स्क्वायर। तो इसमें ये सब टर्म कांस्टेंट यहाँ पे है, L इफेक्टिव चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या करा, फर्स्ट केस जो करा L इफेक्टिव कब करा जब दोनों एंड फिक्स है। तो L इफेक्टिव जो हो जाता है दोनों एंड फिक्स रहता है, तो दोनों एंड फिक्स रहता है तो L इफेक्टिव जो होता है L/2 हो जाता है, ठीक है। और अगर दूसरा केस क्या बोल रहा है व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री, सेकंड केस में क्या बोल रहा है L इफेक्टिव का वैल्यू, सेकंड केस में एक एंड फ्री है तो इसका जो L इफेक्टिव हो जाएगा वो 2L हो जाता है। मीन्स अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका जो लेंथ जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है तो L इफेक्टिव आधा हो जाता है, और एक एंड फ्री है तो इस तरह से अगर है तो इस तरह से इसका डबल हो जाता है L इफेक्टिव, तो 2L हो जाता है, ये L/2 हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। तो क्रिपलिंग लोड निकालते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट को जब फ्री था तो उस समय P दिया हुआ था, तो P बराबर मेरा कितना हो जाएगा π² EI, और L इफेक्टिव का मेरा वैल्यू L/2 हुआ था तो L² डिवाइड बाई 4, इतना का वैल्यू दिया हुआ है मेरा कितना P दिया हुआ है। तो सेकंड केस जो हो गया P2 का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा π² EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव, इसमें कितना था 2L का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4L²। तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगाते हैं, यहाँ 4 लगाते हैं, तो यहाँ इसका जो वैल्यू दिया हुआ इतना का वो दिया हुआ P। तो टोटल P2 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, यहाँ से देख सकते हैं कि P2 का वैल्यू में आ गया P/16, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला जो होता है माइल्ड स्टील के लिए लॉन्ग कॉलम के लिए हिंज एट बोथ एंड इज नॉट वैलिड, कब वैलिड नहीं करता जब इसका जो सिलेंडरस रेशियो का वैल्यू जो है वो लेस देन 80 हो जाए। सिलेंडरस रेशियो क्या होता है, सिलेंडरस रेशियो को हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है I डिवाइड बाई ए होता है, I मिनिमम डिवाइड बाई ए का √√, या ये नहीं सिलेंडरस रेशियो ना, सिलेंडरस रेशियो जो होता है सिलेंडरस रेशियो का जो वैल्यू होता है L लेमडा से इंडिकेट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है L इफेक्टिव डिवाइड बाई R मिनिमम होता है। R मिनिमम का जो वैल्यू अभी हम बताएं वो होता है I डिवाइड बाई ए, I मिनिमम डिवाइड बाई ए। R क्या है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो R मिनिमम बोलते हैं इसको। तो सिलेंडरस रेशियो जो होता है यूलर फार्मूला में 80 से ज़्यादा होना चाहिए।
80 से अगर कम रहता है, 80 से कम रहता है तो वैलिड नहीं होता यूलर थ्योरम के लिए, तो नॉट लेस देन 80, दैट इज बी। और स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला हमको याद रखना है, तो एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम होता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ जनरेशन। आर मिनिमम का वैल्यू निकाल, एल इफेक्टिव तो हम लोग देख लिए। आर मिनिमम जो होता है वो आई डिवाइड बाई ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ए लॉन्ग कॉलम हैज मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड व्हेन द लॉन्ग कॉलम है, मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड कब होगा? तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्या हुआ था, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव सबसे कम जिसमें होगा उसका जो क्रिपलिंग लोड होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम जो होता है एल इफेक्टिव वो कितना होता है? L/2 होता है फिक्स टेंड के केस में। तो L/2 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो फिक्स टेंड के केस में होगा तो इसको फिक्स टेंड कर सकते हैं, बोथ एंड फिक्स। एल इफेक्टिव का केस अगर देखा जाए, अगर 4 केस इसका होता है, अगर दोनों एंड फिक्स है तो L/2, अगर एक एंड फिक्स है एक एंड हिंज है तो इसका जो वैल्यू होता है L/√2 होता है। और अगर एक एंड फ्री है एक एंड फिक्स है तो इसका में जो हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस तरह से अगर ग्राफ से भी याद रखना तो ऐसे याद हो जाता है। और फ्री एंड एक है तो इसका 12 बनता है, और अगर एक दोनों एंड हिंज है तो इसका जो सेम रह जाता है L 12 L/2 और L/√2। तो सबसे कम जो होता है L/2 होता है। जब L/2 डालेंगे तो जो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मैक्सिमम होगा। तो बोथ एंड फिक्स रहेगा तो मैक्सिमम होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द चिमनी का इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए चिमनी ऑफ 20 मीटर हाइट जो दिया हुआ है चिमनी का, कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। चिमनी हम लोग देखे हैं इस तरह से बनता है चिमनी, जिसमें ब्रिक का बर्निंग किया जाता है चिमनी। तो एक एंड इसका फिक्स रहता है एक एंड फ्री रहता है। तो इसका जो अगर इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है ना, हाइट पूछ रहा है या फिर इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ चिमनी पूछ रहा है, तो कितना होगा? एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, इस तरह से इसको कॉलम को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा एल का, या 2 टाइम्स हाइट का, 2h हो जाएगा। तो यहाँ से देख लें 2h मेरा इसमें है, तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रैंकाइन फार्मूला जो होता है, कॉलम इज वैलिड फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। रैंकाइन फार्मूला किसी भी वैल्यू के लिए, स्लेंडरनेस रेशियो के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होता है, दैट इज वैलिड इज एनी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्लेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है। स्लेंडरनेस रेशियो किसका पूछ रहा है? स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग कॉलम हिंज एट बोथ एंड। सबसे पहले दिया हुआ हिंज एट बोथ एंड, तो इसका जो एल इफेक्टिव हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे कि दोनों केस में अगर हिंज रहता है तो जो एल इफेक्टिव होता है वो कितना होता है? एल रह जाता है। ठीक है, पहला केस देख लिए। हैविंग एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर और डायमीटर दिया हुआ 160 mm। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है? स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम। एल इफेक्टिव तो मेरा एल हो गया, अब आर मिनिमम का वैल्यू निकालते हैं। तो आर मिनिमम क्या होता है? आर मिनिमम बराबर मेरा क्या होता है? आई डिवाइड बाई ए। आई क्या होता है? सर्कुलर सेक्शन में है, तो आई अगर देखा जाए तो पाई d4 डिवाइड बाई 64, और एरिया कितना होता है? पाई बाई 4 d²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरा? 64 के यहाँ 16 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, d² से d² कैंसिल, तो d² बचेगा। तो यहाँ से आर मिनिमम जो आ गया मेरा वो कितना आ गया? d/4 आ गया। ठीक है, और एल इफेक्टिव मेरा जो आ गया था वो एल आ गया था। तो यहाँ स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? एल डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई 4 इंटू 4। एल का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 4 हो गया, और डी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 160 mm। इसको हम अगर पॉइंट में लिखें या फिर मीटर में लिखें तो कितना आ जाएगा? 0.16 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 25 इंटू 5 125, दैट इज डी इसका करेक्ट है। कुछ नहीं करना था, फार्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए। डेल इक्वल टू फार्मूला होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम। आर मिनिमम का फार्मूला क्या होता है? आई डिवाइड बाई ए। यहाँ से निकालें, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड है वन एंड पे एंड हिंज एट द अदर एंड। अभी हम लोग देखे थे, अगर इस तरह से जो केस रहता है, इस तरह एक एंड हिंज है एक एंड फिक्स है, तो जो इसका जो इफेक्टिव लेंथ रहता है वो कितना रहता है? L/√2, दैट इज L/√2
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। इफेक्टिव ऑफ आर्चिंग बीम इज टू रिड्यूस तथा इफेक्ट ऑफ आर्चिंग पूछ रहा है। जो इफेक्ट होता है आर्चिंग में, आर्च क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये है कि इफेक्ट ऑफ आर्चिंग, आर्चिंग जो आर्च करते हैं बीम में, तो आर्चिंग ऑफ बीम क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा बेंडिंग मोमेंट जो रिड्यूस कर जाए, तो रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, बट ट्राई करते हैं। इंटरनल एवरी क्रॉस सेक्शन इन द आर्च, अच्छा इंटरनल फोर्स पूछ रहा है शायद, तो इंटरनल फोर्स पूछ रहा है। इंटरनल शायद इंटरनल पूछ रहा है क्या, इंटरनल फोर्स रहा है एवरी क्रॉस सेक्शन आर्च में जो इंटरनल फोर्स होता है कौन कौन सा होता है शायद वो पूछ रहा है। तो आर्च में जो इंटरनल पूछ रहा है ना, इंटरनल जो होता है सब तरह का होता है, मीन्स नॉर्मल भी होता है, शियर भी होता है, बेंडिंग मोमेंट भी होता है। इंटरनल पूछा, एक्सटर्नल रहता है तो अलग अलग होता है, बट इंटरनल पूछ रहा तो इंटरनल इसमें सब होता है। इस तरह से डी इसका जो आंसर हो जाएगा। मीन्स इंटरनल फोर्स पूछे आर्च में तो उसमें नॉर्मल भी होता है, शियर भी होता है और बेंडिंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 95 नंबर, अभी नहीं दिख रहा। अकॉर्डिंग टू इड्डी, अच्छा इड्डी थ्योरम द वर्टिकल इंटरसेप्ट, अच्छा इड्डी थ्योरम लोग जानते हैं। इड्डी थ्योरम का जो इस तरह से बनता है, आर्च का केस है, नॉर्मल जो एच है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बाई से इंडिकेट करता है, और बाई जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट को शो करता है। बाई जो होता है बेंडिंग मोमेंट को शो करता है, वही पूछ रहा है शायद इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडिस थ्योरम द वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल जो इंटरसेप्ट है ऑफ द लीनियर आर्च एंड द सेंटर ऑफ द एक्चुअल आर्च, अच्छा लीनियर आर्च एंड एक्चुअल आर्च के बीच का द पॉइंट रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करा, वर्टिकल जो डिस्टेंस। अभी हम लोग देखें इस तरह से था, ये आर्च था, ये ओरिजिनल आर्च था, ये ईडी आर्च था, तो इसका जो डिफरेंस है वर्टिकल डिफरेंस उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो यही बेंडिंग मोमेंट इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ईडी थ्योरम में जो वर्टिकल जो रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग मोमेंट को करता है। नेक्स्ट है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश आ गया। और आता ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इन 3 इंच, 3 इंच हार्ट मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा था, पूछ रहा कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, इंड्यूस द स्ट्रेस। तो 3 इंच आर्च में जब स्ट्रेस डेवलप होता है तो किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस इसमें डेवलप नहीं होता, तो कह सकते हैं नो स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इन 3 इंच, तो कह सकते हैं शियर स्ट्रेस नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, शियर नहीं होगा, दैट इज डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन 3 हिंज आर्क, फिर से 3 हिंज आर्क ही है। 3 हिंज आर्क द लीनियर एंड द एक्चुअल आर्च मीट, लीनियर और एक्चुअल आर्क कितना जगह पर मिलेगा, एटलीस्ट 3 पॉइंट, 3 हिंज आर्क में 3 पॉइंट पे मिलेगा, दैट इज एटलीस्ट 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। इफ 3 हिंज आर्क, 3 हिंज पैराबोलिक आर्क, सबसे पहले दिया हुआ पैराबोलिक आर्क carries a uniformly distributed load over the entire span, then any section of the arch is subjected to, एक पैराबोलिक आर्क है, ठीक है, इस पे यूडीएल डाला हुआ है इंटायर स्पैन, देन द सेक्शन ऑफ द आर्च, यूडीएल डाला हुआ तो हम लोग जानते हैं जब यूडीएल डाला हुआ रहता है तो पूछ रहा है क्या, एनी सेक्शन आर्च द सब्जेक्टेड टू कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पैन, देन एनी सेक्शन सब्जेक्टेड टू आर्च इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल थ्रस्ट ओनली, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट आएगा, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर स्ट्रेस, नॉर्मल थ्रस्ट बेंडिंग मोमेंट। तो अगर यूडीएल डाला हुआ तो हम लोग जानते हैं एच जो होता है, अब इसमें एक ट्रिक फार्मूला देख लेते हैं पूरा इसका, आर्च आ गया है तो आर्च के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये आर्च है, 3 इंच आर्च है, तो मतलब एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, इस पर यूडीएल डाला हुआ है तो पैराबोलिक आर्क है, तो जो एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस पर लगता है, एच इसको इंडिकेट करते हैं, तो एच का जो फार्मूला होता है लोग जानते हैं, एच क्या होता है, WL² डिवाइड बाई 8H, ठीक है। इसमें एक और बाई डिस्टेंस होता है, अगर किसी पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो उसको बाई से इंडिकेट करते हैं, तो जो बाई होता है वो कितना होता है, बाई जो होता है 4HX डिवाइडेड बाई L² इंटू L-X, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट पे निकालना है दैट इज बाई, तो बाई कितना हो जाएगा मेरा 4HX L-X डिवाइडेड बाई L², और एच हॉरिजॉन्टल फोर्स थ्रस्ट कितना हो, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना हो गया इसमें, वो होता है WL² डिवाइड बाई 8H। और अगर इस पर यूडीएल डाला हुआ रहता है तो जो मोमेंट आता है वो मोमेंट किसी भी पॉइंट पर 0 होता है, तो जो इस केस दिया हुआ है
कि सिर्फ पैराबोलिक आर्क है। अगर 3 इंच और पैराबोलिक आर्क है, 3 इंच पैराबोलिक आर्क है, तो इसमें जो लगता है वो सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लगता है, ओनली नॉर्मल थ्रस्ट लगता है। इसमें शियर स्ट्रेस 0 हो जाता है और बेंडिंग मोमेंट भी है वो 0 हो जाता है। किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस 0 हो जाता है और बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है किसी भी स्ट्रेस पे। और बेंडिंग मोमेंट निकलेगा कैसे? अगर mx निकालते हैं तो फार्मूला पे निकल जाएगा। तो mx का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आर्च दिया हुआ तो इसका लोड निकल जाएगा r1 ड्यू टू सिमेट्री WL/2 हो जाएगा। h हमको पता है, h कितना हो गया था, WL² डिवाइड बाई 8h। ये बाई डिस्टेंस है तो बाई हम लोग देख ही लिए कितना होता है 4hx डिवाइड बाई L² इंटू L-x। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो mx का वैल्यू निकल जाएगा। तो mx का जो वैल्यू आ रहा है किसी भी पॉइंट पे वो 0 आ रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि m 0 होगा। तो जो सिंपल ट्रिक्स है, पैराबोलिक आर्क रहे 3 इंच में तो उस पर सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंच आर्क, फिर से 3 इंच आर्क है बट क्वेश्चन मिसिंग है, दिख नहीं रहा है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये इसको रहने देते हैं, इसके आगे का भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इससे आगे का छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर जो दिख रहा है, ए 3 इंच आर्क कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटायर स्पैन द आर्च फ्री फ्रॉम, फ्री पूछ रहा किससे, शियर फोर्स से और बेंडिंग मोमेंट से। अभी हम लोग देखें शियर फोर्स 0 होता है और बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लगता है कब? जब वो पैराबोलिक हो, पैराबोलिक शेप रहता है तब, दैट इज बी। इसका लास्ट क्वेश्चन जो यही देखे थे, जब पैराबोलिक रहता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लगता है। वही कहा 3 इंच आर्क इज कैरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द लोड द इंटायर स्पैन, देन द आर्च फ्री फ्रॉम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन शेप। फ्री फ्रॉम जैसे ही बोले, फ्री फ्रॉम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लग रहा है, नॉर्मल थ्रस्ट इसमें लग रहा है। नॉर्मल थ्रस्ट कब लगता है? जब आर्च मेरा पैराबोलिक है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फॉर ए डिटर्मिनेट पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड द मेंबर। पिन जॉइंट बोल रहा है, पिन जॉइंट के लिए कितना होता है? m बराबर 2j - 3, दैट इज ए। अगर ये ज़्यादा रहता है तो कह सकते हैं, अगर m 2j से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंट बोलते हैं। अगर ज़्यादा है तो रिडंडेंट बोलते हैं, कम रहता है तो अलग अलग सबका है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो हो जाएगा, पिन जॉइंट प्लेन में जो m का जो वैल्यू होता है, m बराबर होता है 2j - 3, तब ये वैलिड होता है। मीन्स अगर ये इक्वेट होगा इसको कह सकते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो जाएगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो जाएगा। और m डज नॉट इज इक्वल टू 2j - 3 तो उसको कह सकते हैं इंडिटर्मिनेट है। अगर m इज इक्वल टू 2j - 3 नहीं होता है तो कह सकते हैं ये इनडिटर्मिनेट है, और जितना कम होता है उसको स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिगर दिया हुआ ट्रस का, इन द पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम सो इन फिगर द फोर्स इन द मेंबर BD में पूछ रहा है मेंबर कितना फोर्स कितना होगा। तो BD देख लेते हैं कहाँ है। BD ये है। तो हम लोग जानते हैं ट्रस का प्रॉपर्टीज है कि जब किसी दो मेंबर है, एक मेंबर पे तीसरा एक फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, तो और दो लिनियरली है एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तो तीसरा मेंबर जो है उसमें जो फोर्स होता है वो 0 होता है। उसी तरह से अगर दो इंडिविजुअल है, इस पर कोई लोड नहीं लग रहा है दो साइड पे, तो ये दोनों का जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे, अगर ये है एक ये दिया हुआ है तो 3 डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये दोनों में तो फोर्स होगा बट इसमें जो फोर्स होगा वो 0 होगा। सेम केस प्रॉपर्टी जैसा भी होता है कि इस तरह से अगर ट्रेस रहता, यहाँ अगर लोड लग रहा है तो ये दोनों में 0 होता है। तो जो इसका जो लोड होगा इस तरह से प्रॉपर्टीज में, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है तो इसका 0 होगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। द बेसिक परफेक्ट फ्रेम जो होता है वो ट्रायंगुलर पोर्शन का होता है, द ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द मेथड ऑफ ज्वाइंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ अननोन फोर्स एट द ज्वाइंट अंडर कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन। किसी भी एक ज्वाइंट पे जो मेथड ऑफ ज्वाइंट यूज कर रहे हैं निकालने के लिए फोर्स, तो उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम 2 फोर्स ही होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन रहता है मेथड ऑफ ज्वाइंट में जो मेरे पास ऑप्शन रहता है वो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0
और समेशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू 0, यही दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करके फोर्स निकालते हैं अलग अलग मेंबर में। तो इसीलिए मैक्सिमम इसमें कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए अननोन, तभी निकल सकता है किसी भी जॉइंट पे। अगर इस जॉइंट पे हमको फोर्स निकालना है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम जो अननोन होना चाहिए, और पूछ रहा है जो मैक्सिमम अननोन होना चाहिए, मैक्सिमम अननोन होना चाहिए नॉट मोर देन 2, क्योंकि मेरा एफ एक्स 0 और एफ एक्स बाई, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 और समेशन ऑफ एफ बाई 0, इसी दो इक्वेशन से निकालता है तो मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, दैट इज बी। नेक्स्ट देखा जाए, पूछ रहा है फोर्स इन द मेंबर एडी, एडी में पूछ रहा है। तभी हम लोग देखे थे एडी, इसमें कौन सा एडी ये दिया हुआ है, तभी देखे थे इस केस में अगर इस तरह से लोड लगता है तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ये दोनों में फोर्स में 0 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है मेरा एडी में, तो एडी मेरा कौन सा है, ये है, ये मेरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये फोर्स लग रहा है यहाँ से लगेगा, मान लिया इसको निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा एक फोर्स। तो अच्छा, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इससे भी कह सकते हैं कि इसमें 0 होगा। जब इसमें 0 होगा, अच्छा एडी क्या पूछ रहा था, एडी ऑफ द पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम, इससे हम देख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रस, ये 40 हो गया, 40 हो गया, तो ये जो बैलेंस कर रहा है, ये टोटल बैलेंस पर जो पी लगा इसमें उसको बैलेंस करेगा, तो ये मेरा इक्वेट हो जाएगा पी का। तो जब ये 0 हो गया तो फिर ऑटोमेटिक जो इन दोनों का प्रॉपर्टी देखा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या हो रहा है, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम सो इन फिगर में एक प्लेन फ्रेम दिया हुआ है, बोल रहा है क्या स्वे किधर करेगा। तो हम लोग जानते हैं स्वे उधर करता है जहाँ स्टिफनेस जो कम हो, जो स्टिफनेस जो जिसका वैल्यू होता है स्टिफनेस का जो वैल्यू होता है, मतलब जिसका स्टिफनेस अपनी स्टिफनेस जिसका कम रहेगा उधर की ओर स्वे करेगा। तो स्टिफनेस क्या होता है हम लोग जानते हैं, के से इंडिकेट करते हैं, के बराबर देखा जाए तो स्टिफनेस अगर देखा जाए तो स्टिफनेस जो होगा दोनों फिक्स है, तो होता है इसका क्या 4EI डिवाइड बाई एल, ये होता है जब फिक्स्ड एंड है तो। और ये अगर ये फिक्स्ड एंड रहता है तो, अगर हिंज रहता है तो स्टिफनेस कितना होता है 3EI बाई एल। ये हो गया हिंज के केस में, ये हो गया फिक्स के केस में, तो 4EI बाई एल होता है। अब एल इसका ज़्यादा है तो स्टिफनेस कम होगा। तो अगर लेफ्ट में देखा जाए, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट का जो स्टिफनेस होगा कितना हो जाएगा 4EI डिवाइड बाई एल, ठीक है। और राइट का जो स्टिफनेस हो गया, राइट का जो स्टिफनेस हो गया कितना हो जाएगा 4EI, याई तो कांस्टेंट रहेगा, एल की जगह पर कितना हो जाएगा 2L, 2 कट गया, यहाँ 2EI बाई एल कम है, इधर का स्टिफनेस जो है वो कम है, तो इसलिए इधर जो है स्वे किधर करेगा तो राइट की ओर स्वे करेगा। इसको कह सकते हैं कि जो बीम है इधर की ओर स्वे करेगा राइट वर्ड। क्यों करेगा, क्योंकि जो स्टिफनेस है इसका वो कम है, लेस स्टिफनेस है 2EI बाई एल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा राइट स्वे। नेक्स्ट है, ए हॉलो सॉफ्ट विल ट्रांसमिट पावर दैन ए सॉलिड सॉफ्ट ऑफ सेम वेट एंड मटेरियल। बोल रहा है कि जो पावर ट्रांसमिट करेगा हॉलो सॉफ्ट इन कंपेयर टू सॉलिड सॉफ्ट। तो हॉलो सॉफ्ट जो पावर ट्रांसफर करता है वो ज़्यादा करता है किससे कंपेयर में, तो सॉलिड से, तो मोर हो जाएगा, मोर पावर। हॉलो सॉफ्ट जो होता है मोर पावर ट्रांसफर करता है। पावर का फॉर्मूला देखा जाए तो कितना होता है 2πNT/60, 2πNT/60 ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो हॉलो सॉफ्ट जो होता है ज़्यादा पावर ट्रांसफर करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10 नंबर क्या कर रहा है, द स्टिफनेस ऑफ हेलिकल स्प्रिंग इज एक्सप्रेस्ड एज। जो स्टिफनेस होता है हेलिकल स्प्रिंग में वो क्या इंडिकेट करता है वो पूछा। तो F बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर K इंटू एक्स। तो x जो होता है K पूछ रहा है, K कैसे इंडिकेट करते हैं, तो K F/x कर सकते हैं, तो कह सकते हैं लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन हो गया, ये लोड हो गया, तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो स्टिफनेस हेलिकल स्प्रिंग में कैसे निरूपित करते हैं, तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डेवलप्ड एट ए सॉलिड सॉफ्ट ऑफ डायमीटर D एंड द हॉलो सॉफ्ट of external diameter D and internal diameter D in the same torque सेम है, मीन्स TH इज इक्वल टू TS, मीन्स हॉलो सॉफ्ट और हॉलो सॉफ्ट में जो टॉर्क है
वो इक्वल है किसका, सॉलिड सॉफ्ट में जो टॉर्क है उसका। तो पूछ रहा है शियर स्ट्रेस का रेशियो। हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू। ठीक है, सॉलिड सॉफ्ट में अगर देखा जाए स्ट्रेस तो 16T बटा पाई डी क्यू होता है, 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू, 16T बटा पाई डी क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है क्या, रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द सॉलिड सॉफ्ट। तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका, डी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, या फिर इसको और दूसरा फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, टी इंटू जेड में जेड जो होता है पोलर सेक्शन का वो। तो इसका जो रेशियो होगा, टॉर्क जो रेशियो होगा मीन्स हॉलो से पहले पूछ रहा था ना, स्टेप डेवलप इन सॉलिड सॉफ्ट ऑब्जर्वेंट एंड हॉलो सॉफ्ट। मीन्स सॉलिड से पूछ रहा है, हॉलो से पूछ रहा है, कितना हो रहा है वो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D4 माइनस D4 डिवाइड बाई D4। सोल्व करेंगे क्योंकि टॉर्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेडपी का, और जेडपी निकालेंगे तो जेडपी जो होता है अगर सॉलिड में तो पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32 होता है, और हॉलो में देखा जाए तो D4 माइनस D4 डिवाइड बाई 32 डी होता है, ऊपर में पाई होता है। तो जेड निकाले तो जेड पे प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे जेड अगर देखा जाए हॉलो का तो कितना हो रहा है, पाई D4 माइनस D4 डिवाइड बाई 32D, और जेड अगर सॉलिड का देखा जाए तो कितना हो रहा है, पाई D4, अगर पाई D4 का टाइम निकले तो पाई D4 बाई 32D। ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, वही रेशियो जो आएगा वो इसका ओरिजिनल ये आ जाएगा। मीन्स टॉर्क जो होगा इन्वर्सली होगा तो इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, दैट इज सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, द सॉफ्ट डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अभी हम लोग देखे थे टॉर्क मैक्सिमम क्या होता था, टी बाई जेड होता है। टॉर्क जो होता है मैक्सिमम टी बाई जेड होता है। तो जेड का वैल्यू अगर देखा जाए सॉलिड है, सॉफ्ट डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। टी का वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना होता है, अभी देखें कि जेड जो होता है सॉलिड में कितना होता है, पाई डी क्यू बाई 16 होता है, पाई डी क्यू बाई 16 होता है सॉलिड में। पोलर सेक्शन है ना, पोलर सेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है ना। तो पाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पोलर सेक्शन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन पोलर सेक्शन कितना होता है, पाई D4 डिवाइड बाई 32 हो जाता है। तो इसको बाई से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई डी क्यू बाई 16 हो जाता है इसका जेड पोलर सेक्शन में। और डायमीटर टॉर्क के केस में जब भी लगता है तो पोलर लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16T बाई पाई डी क्यू, दैट इज सी हो जाएगा। टॉम एक्स इज इक्वल टू 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट इन ए रेक्टेंगुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, ये ध्यान देना है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट है मीन्स इस तरह से रेक्टेंगुलर शाफ्ट है सब्जेक्टेड टू टॉर्सन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहता है वो कहाँ अकर करता है, वो पूछ रहा है किस में, जब रेक्टेंगुलर शाफ्ट है तो रेक्टेंगुलर शाफ्ट में जो मैक्सिमम रहता है वो जो लॉन्गर साइड जो है उसका मिडिल जो हो गया उसमें। अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर सेक्शन में तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो जो मैक्सिमम जो होगा तो लॉन्गर साइड जो होगा, ये लॉन्गर साइड जो हो गया, लॉन्गर साइड का जो मिडिल पोर्शन हो गया उस पर मैक्सिमम होता है, मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड। तो रेक्टेंगुलर शाफ्ट में जो मैक्सिमम होता है किस में होता है, लॉन्गर साइड के मिडिल में, डी। इस तरह से हम लोग इसमें 113 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि इसमें 76 से शुरू किए थे, 76 से शुरू करते हुए 113 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए टाइम टेकिंग लग रहा है, सिर्फ थ्योरिकल नहीं है। तो डिज़ाइन पेपर है तो न्यूमेरिकल ही है। तो इसको इस पार्ट में हम लोग 13 तक ही रहने देता है, मीन्स 113 तक ही रहने देता है। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे अंत कर रहे हैं।